हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम डिस्कस करेंगे कला के बारे में। तो जो कला टॉपिक है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी जितने भी तरीके के एग्जाम कराए जाते हैं, डी ट्रिपल एस बी का हो, केवीएस का हो, टीजीटी पीजीटी आर्ट का हो, बीपीएससी का हो, किसी का भी एग्जाम हो उसमें आर्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं आर्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कला क्या होता है? कला होता है कुशलता पूर्वक किया गया जो कोई भी कार्य होता है, जिसे हम निपुणता से कुशलता से कार्य करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कला। एग्जाम्पल में कैसे? जैसे कि मूर्ति बनाते हैं, चित्र को बनाना, भवन या मंदिर को बनाना, गीत का गाना या काव्य की रचना करना, कोई भी नाटक प्ले करना, ये सब हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है? कला के अंतर्गत आ जाना है। और याद रखना है हमें किस तरीके का, कुशलता पूर्वक होना चाहिए। तो हमारा ये क्या है? कला कहलाता है। आगे क्या है? रस भाव और रूप की सुंदर निष्पत्ति हो, इसके अर्थ में कला का प्रधान गुण अभिव्यक्ति है, जो मानव मन को सुंदर व प्रांजल बनाता है। कलाकार कला आकृति के द्वारा सुंदर रूप, आदर्श प्रस्तुति, सामाजिक हित से जुड़ा एक संदेश होता है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कला क्या है। तो कला एक सुंदर निष्पत्ति है, किसकी? रस भाव और रूप की। ये हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है। तो हमें याद रखना है रस भाव और रूप की सुंदर निष्पत्ति क्या कहलाती है? हमारी कला कहलाती है। और नॉर्मल शब्दों में हमें याद रखना है कुशलता पूर्वक जो भी कार्य किया जाता है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? कला के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखेंगे कला का अर्थ क्या है। अभी हमने समझा था कला क्या है, अब देखते हैं कला का अर्थ क्या है। कला क्या है? संस्कृत भाषा का एक शब्द है। क्या है? संस्कृत भाषा का एक शब्द है। जिस कला शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? कल धातु से हुई है। कला शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या है? सुंदर, मधुर, कोमल या सुख लाने वाला। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है, कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा में किस धातु से हुई है? तो वहां पर हमें याद रखना है किस धातु से हुई है? कल धातु से हुई है। ठीक है, तो और इसका अर्थ क्या है? सुंदर, मधुर, कोमल या सुख लाने वाला। सेकंड देखते हैं आगे विद्वानों का क्या कहना है। कुछ विद्वान मानते हैं कला की उत्पत्ति किससे हुई है? कड़ धातु से। संस्कृत भाषा में कल धातु से। और अब दूसरे विद्वानों का कहना क्या है कि जो कला की शब्द की उत्पत्ति है किससे मानी जाती है? कड़ धातु से। और यहाँ पर इनका जो अर्थ है प्रसन्न करना अथवा मदमस्त करना। क्या अर्थ माना गया है कड़ धातु से उत्पत्ति के बाद? प्रसन्न करना अथवा मदमस्त करना। अब कुछ विद्वान कला को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? वो कहते हैं किम अर्थात आनंद, कम अथवा आनंद। और इसमें इन्होंने श्लोक दिया है कम लाती ददाती कला। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, कला शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा शेमराज की पुस्तक। इन्होंने कला के बारे में क्या लिखा है? तो शेमराज ने अपनी पुस्तक जो है शिव स्वरूप विमर्शनी में लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है? कलयति रूपम आवेशति वसुता वा। ठीक है, वस्तुनि वा। ठीक है, तो ये इन्होंने अपनी पुस्तक में मेंशन किया है कि इन्होंने क्षेमराज जी ने। आगे आते हैं आर्ट का। आर्ट का जो शब्द है वो 13वीं सदी में प्रचलित हुआ है। कब हुआ? 13वीं सदी में। उससे पहले क्या चल रहा था? कला शब्द ओनली। तो अंग्रेजी भाषा की आर्ट जो है, अंग्रेजी भाषा की आर्ट की उत्पत्ति हुई है किससे? आर्ट्स से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? आर्ट्स से। इसको क्या कहते हैं? आर्ट्स भी कहते हैं, आर्टम भी कहा जाता है। अब ग्रीक लैंग्वेज में अगर हम आ जाते हैं, ये तो था हमारा इंग्लिश का, अब हम ग्रीक में देखते हैं। ग्रीक में रूपांतरण किया गया है टेक्स वन या कह सकते हैं टेक्नी। टेक्नी तखने करके पूछा जाता है। तखने किससे रिलेटेड है? इंपॉर्टेंट है ये। तखने किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है तखने? कला से। तो यहाँ हमने देख लिया ग्रीक भाषा में क्या कहा जा रहा है? तखने। और इसका अर्थ क्या है? नैपुण्य विशेष। क्या अर्थ है इसका? नैपुण्य विशेष। ठीक है, अब देखते हैं भारत में कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है, हर तरीके के एग्जाम में पूछा जाता है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, 8वें मंडल में। किससे मिलता है? 8वें मंडल में मिलता है। यहाँ पर इन्होंने श्लोक में दिखाया है कहाँ पर हमें मिलता है। तो श्लोक जो है, यथा कला यथा सत्वम मथ ऋणम संन्यामसी। तो यहाँ पर देखिए आप श्लोक में कला शब्द का प्रयोग आपको दिखाई दे रहा होगा। अब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखते हैं क्या कह रहे हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उन्होंने दिखाया है, ना तज ज्ञानम, जा बना हुआ है, छोटा जा है यहाँ पर, ना तज ज्ञानम ना तत्स्वल्पम ना सा विद्या ना सा कला। यहाँ पर भी देखिए आप कला शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी कला शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। अब देखते हैं हम आगे का, भारतीय शास्त्रों में कला को क्या कहा गया है।
भारतीय शास्त्रों में कला को किस नाम से भी जाना जाता था? तो शिल्प से। तो ग्रंथों में जो कला है हस्त कौशल, चमत्कार प्रदर्शन या वैचित्र्य के नाम से भी जाना जाता था। पाणिनि के अष्टाध्याय में नृत्यक, वादक, नृत्य मतलब नाचने वाला, वादक जो हमारे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं वो है वादक, और गायक जो गाना गाया जाता है। तो अष्टाध्याय में नृत्यक, वादक और गायक, इन्हें क्या किस नाम से संबोधित किया गया? शिल्पी नाम से संबोधित किया गया है। भारतीय शास्त्रों में कला वाले को क्या कहा गया था? शिल्प। और यहाँ पर पाणिनि के अष्टाध्याय में नृत्यक, वादक और गायक में क्या कहा गया है? शिल्पी कहा गया है। आगे आ जाते हैं कौशिकी ब्राह्मण में नृत्य और गीत को क्या कहा गया है? जो नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं उन्हें शिल्प नाम से संबोधित किया गया है। ललित विस्तार में पुरुष कला के रूप में 86 नाम गिनाए गए हैं। कितने गिनाए गए हैं? 86 नाम गिनाए गए हैं। अब आते हैं हम काम कला के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो काम कला के रूप में कितनी कलाओं का वर्णन मिलता है? तो हमें याद रखना है कितनी कलाएं हैं। 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। प्रबंध कोश में कितनी कलाओं का वर्णन? ये सभी इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे पूछे जाते हैं। जैसे काम कला में काम कला के रूप में कितनी कलाओं का वर्णन मिलता है? 64 का। प्रबंध कोश में कितनी कलाओं का वर्णन मिलता है? तो 72 का मिलता है। यजुर्वेद, कामसूत्र, कादम्बरी, अग्निपुराण तथा शुक्र नीतिसार में कितनी कलाओं का वर्णन मिलता है? तो इन सभी में कितनी कलाओं का वर्णन मिलता है? 64 कलाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। आगे क्षमेंद्र जी की जो पुस्तक है कला विलास, क्षमेंद्र जी की जो पुस्तक कौन सी है? कला विलास पूछी जाती है। कला विलास किसने लिखा है? तो ये क्षमेंद्र की पुस्तक है। आगे इन्होंने जो उसमें मेंशन किया है, जन उपयोगी कलाओं को बताया है इन्होंने 64 कलाएं। जन उपयोगी कितनी कलाएं हैं? 64। सुनार की सोना चुराने की कला, ये भी कितनी बताई है इन्होंने? 64 बताई है। कलाएं वैश्याओं द्वारा मोहित करना, पैसे कमाना, ये इसमें भी कितनी कलाओं का वर्णन किया है इन्होंने? 64 कलाओं का वर्णन किया है। भेष बदल कर, सॉरी भेषज जो कलाएं हैं इसमें 10 कलाओं का वर्णन किया है। कायस्थों की कलाओं में 16 है। और सार कलाएं जो है वो 100 मानी गई हैं। सार कितनी मानी गई हैं? 100 मानी गई। पुरुषार्थ में 32, जिसमें धर्म, काम और मोक्ष मेंशन है। तो ये सभी हमें याद रखनी है, कितनी कितनी कलाएं बताई गई हैं। ठीक है, तो एक बार इन्हें आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे है प्राचीन भारत में प्रकृति निर्मित कला को देव शिल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देव शिल्प। जब प्राचीन भारत था उस समय कला को क्या कहा जाता था? जो प्रकृति निर्मित कला थी उसे देव शिल्प नाम से संबोधित किया जाता था। और यूरोप में इसी प्राचीन कला को, जो देव शिल्प हम भारत में कह रहे हैं, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता कॉस्मिक आर्ट। किस नाम से संबोधित करते थे हम? कॉस्मिक आर्ट से। भर्तृहरि ने अपने नीति शतक ग्रंथ में स्पष्टता लिखा है कि साहित्य, संगीत तथा कला से वहीन मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। तो ये बात किन्होंने कही है? भर्तृहरि ने कही है। किन्होंने कही है? भर्तृहरि ने कही है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था साहित्य, संगीत, कला तथा कला से वहीन जो भी मनुष्य है, पूंछ और सींग से रहित जो भी पशु है उसके समान होता है। ठीक है, और ये बात उन्होंने मेंशन किस में की है? नीति शतक ग्रंथ में। अब इसका एक श्लोक देख लेते हैं। साहित्य, संगीत, कला वही साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। ठीक है, आगे आएंगे हम कला की डेफिनेशन, जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कला की डेफिनेशंस में क्या है? जो जो देते गए हैं, जितने भी दार्शनिक हुए हैं और भी जितने कला पढ़ने वाले विद्वान रहे, उन्होंने अपनी तरीके से कला को व्यक्त किया है। तो वही हमारी क्या है? एक डेफिनेशन बन गई, जो सभी एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। यूपीटीजीटी हो, पीजीटी हो, DSSS हो, KVS का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको ये डेफिनेशन वहाँ देखने को मिलेंगी। और इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने सभी तरीके की बुक्स जो है, राकेश गोस्वामी की हो, रीता प्रताप की हो या राशि रस्तोगी की हो, सभी से हमने कलेक्ट करके एक जगह इसे मेंशन किया है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, एक भी छूटी हुई नहीं है। और किसने क्या कहा है अब हम देखते हैं। प्लेटो के द्वारा कला को संबोधित किया गया किस तरीके से? कला सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है। तो ये किसने कहा है? प्लेटो ने। जहां भी आपको शब्द दिखाई दे अनुकृति की अनुकृति है, तो हमें याद रखना है प्लेटो आ जाएंगे। ठीक है, अरस्तु में क्या है? अरस्तु जो है कला का अनुकरण है। इन्होंने क्या कहा है? कला अनुकरण है। अरस्तु के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है कला की, वो क्या कहा गया है? कला अनुकरण है। आगे फ्राइड का मानना क्या है? फ्राइड कहते हैं कला जो है दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। जो दमित वासनाएं अंदर दबी हुई है, उन्हीं का जो उभरा हुआ रूप है
वो कहा है किसने? फ्राइड ने कहा है। टॉलस्टॉय ने कला को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है? कला भावों की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने वाले में भी भाव जागृत हो जाए, भाव आ जाए। तो ये टॉलस्टॉय का कहना है। तो इसे आपको याद रखने का जो तरीका है, तो याद रखना है, एक तो देखो सबसे पहले टॉलस्टॉय, भाव होने चाहिए, आपकी जो डेफिनेशन पूछी गई उसमें भाव मेंशन होना चाहिए, रेखा, रंग और ध्वनि, ये शब्द अगर आप में उसमें आते हैं तो आपको बिना सोचे समझे टॉलस्टॉय लगा देना है। अब क्रोचो का क्या कहना है? क्रोचो कह रहे हैं कला सहजानुभूति है। क्या है? सहजानुभूति है। हीगल हीगल का मानना है कला अधिभौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। क्या कह रहे हैं हीगल? जो भी हमारी कला है अधिभौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है? कला कहलाता है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या कहना है, देखते हैं। इन्होंने कला को संबोधित किया है, कला कह रहे हैं कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। जहां आपको ये दिख जाता है मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, तो वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई है। आरएनटी शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, फुल फॉर्म इसकी है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कला मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। शंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जो है, इन्होंने ईश्वर के कर्तव्य, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण क्या कहलाता है? कला कहलाता है। तो जब भी हम यहाँ से ईश्वर की जय जय हम किसकी करते हैं? शिव शंकर की जय करते हैं ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ईश्वर कर्तव्य की शक्ति। जहां आपको ईश्वर कर्तव्य दिख जाता है तो आपने बिना सोचे समझे लगा देना जयशंकर प्रसाद की ये डेफिनेशन है। तो याद करने का छोटा सा पैटर्न है। तो क्या कह रहे थे ये? इनका जो डेफिनेशन दोबारा रीड कर देती हूँ मैं। ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण कला कहलाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कह रहे हैं? जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाती है क्या कहलाती है? कला कहलाती है भी सुंदर, श्याम सुंदर जी, सुंदर दास नाम है, और सुंदरता आ रही है, गुणों में क्या आ रही है? सुंदरता आ रही है। तो हमें इस तरीके से याद रखें, जहां सुंदरता आ रही है वो हमारे क्या हो जाएंगे? सुंदर दास। ठीक है। हार्बर्ट रीड ने क्या कहा है? हार्बर्ट रीड जो अभिव्यक्ति की आह्लादक या रंजक स्वरूप है उसे क्या कहते हैं? कला कहते हैं। आह्लादक या रंजक स्वरूप है क्या कहलाता है? कला कहलाता है। ये हर्बर्ट रीड के द्वारा कहना है। रस्किन क्या कह रहे हैं? कला विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति है। जब हम विचार और भाव की अभिव्यक्ति करते हैं तो हमारी क्या कहलाती है? कला कहलाती है। ये रस्किन का मानना है। एंजेलो क्या कह रहे हैं? सच्ची कला आकृति देवी पूर्णता की प्रतिकृति होती है। गोथे के द्वारा जो मेंशन किया गया है कला के बारे में, महान सत्य की प्रतिकृति क्या कहलाती है? कला कहलाती है। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने कहा है कला अनुभूति है। क्या होती है? कला एक अनुभूति है। अब शैली क्या कह रहे हैं कला के बारे में? शैली कह रही है कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। जब भी कोई कल्पना कर रहे हैं उसकी जो हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं वो हमारी क्या कहलाती है? कला कहलाती है। तो शैली कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। फिर आ जाता है हमारा शतपथ, जो कुछ भी देव शिल्पों का प्रतिरूप है वह क्या है? शिल्प। मैथिली शरण गुप्त ने कला को संबोधित किया है किस तरीके से? अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है, जो अपूर्ण कला की पूर्ति है। नीचे क्या कह रहे हैं? कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। तो ये जो डेफिनेशन है किसने दी है? नीचे के द्वारा दी गई। तो ये थी हमारी जो जितनी भी इंपॉर्टेंट थी सभी मैंने कलेक्ट किए, इससे बाहर नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है। आगे आते हैं हम कला के प्रकार, कितने प्रकार का होता है अब हम देखेंगे। कला जो है का जिस वस्तु रूप तत्व निर्माण किया जाता है उसी के नाम पर उस कला का प्रकार कहलाता है। अब देखिए चित्रकला, पहला प्रकार हमारा क्या है? चित्रकला। चित्रकला हमारी कैसी होती है? द्विआयामी। चित्रकला कैसी होती है? द्विआयामी होती है। इसको कहते हैं हम क्या? 2 डायमेंशनल। क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल 2D के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल में कैसे? जैसे भवन की भित्तियां, जो भी भवन के अंदर की भित्तियां हैं वो है छत या स्तंभ अथवा वस्त्र। इस पे जो बनाए गए चित्र हैं ये हमारे किस में आ जाते हैं? 2D के अंतर्गत आते हैं, 2 डायमेंशनल के अंतर्गत आते हैं, द्विआयामी कहे जाते हैं। आगे आता है भोजपत्र या कागज आदि पर रंग तथा
रेखाओं की सहायता से रूप का आभास करना क्या कहलाता है? चित्रकला कहलाता है। आगे आ जाते हैं मूर्तिकला। मूर्ति क्या है? मूर्तिकला क्या होती है? जब हम प्रस्तर मतलब पत्थर, धातु, मिट्टी आदि को गढ़कर या उभार कर या उसे पीट कर या उसकी ढलाई कर कर जो भी मूर्ति बनाते हैं, ठीक है, कोई भी मूर्ति बना दी तो हमारी वो क्या कहलाती है? मूर्तिकला कहलाती है। और ये कैसी होती है? 3 डायमेंशनल कह सकते हैं या कह सकते हैं इसको त्रिआयामी। तो मूर्तिकला कैसी होती है? त्रिआयामी होती है। चित्रकला कैसी होती है? द्विआयामी होती है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत फॉर्म किए जाते हैं, बहुत बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो द्विआयामी हमारी कौन सी है? चित्रकला है। त्रिआयामी कौन सी है? मूर्तिकला आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वास्तुकला। वास्तुकला क्या है? भवन निर्माण कला। क्या है? भवन निर्माण कला। जैसे दुर्ग, प्रासाद, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे, चर्च आदि जो हम बनाते हैं, जो बनाए जाते हैं राजा महाराजा के द्वारा बनवाए गए थे, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। सॉरी, ये हमारी कैसी होती है? 3 डायमेंशंस। कैसी होती है? त्रिआयामी। मृदभांड कला क्या होती है? मट्टी के द्वारा, जब भी मट्टी का प्रयोग करके जो भी हम बर्तन बनाते हैं, पॉट बना रहे हैं, वो खिलौने बना रहे हैं, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? मृदभांड के अंतर्गत आ जाती है। मृदा कला, मृदा कला है, सॉरी मृदा नहीं, सॉरी मुद्रा कला। मुद्रा कला जो होती है, जैसे सिक्के हो गए, मोहरे हो गई, प्राचीन पौराणिक सिक्के, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, ये हमारी किस में आ जाती है? मुद्रा कला के अंतर्गत आ जाती है। जैसे पशुपति की मोहर है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के राजाओं के द्वारा चलाए गए जो सिक्के थे, ये सभी मुद्रा कला के अंतर्गत आ जाते हैं। जिस पदार्थ से कला आकृतियों का निर्माण किया जाता है, उस पदार्थ के नाम पर उस कला का नाम जाना जाता है। जैसे प्रस्तर कला। प्रस्तर कला में क्या है? पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियां क्या कहलाती हैं? प्रस्तर कला। अब धातु कला, जैसे कांसे, कांसे से बनाई जाए, तांबे को ढालकर बनाई जाए, पीतल के माध्यम से बनाई जाए, तो ये सभी किससे आ जाती है? धातु कला। जैसे सुबोध दास गुप्ता, उनका माध्यम है स्टील का, बहुत अच्छी सुंदर कलाकारी करते हैं वो उनसे। तो इस तरीके से, और कांसे की हमारी जो नर्तकी की मूर्ति मिलती है, ये धातु की ढलाई की ही है। तो ये धातु कला जो है, कांसे, तांबा या पीतल किसी भी तरीके की धातु से बनाई जाने वाली मूर्ति हमारी क्या कहलाएगी? धातु कला। दंत कला में क्या है? दंत कला हाथी के दांत पर निर्मित जो चित्र होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? दंत कला। उसमें की जाने वाली कोई भी आर्ट हमारी क्या कहलाएगी? दंत कला कहलाती है। मृत्तिका कला, मृत्तिका का मतलब ही होता है मिट्टी। तो मृत्तिका कला, मिट्टी से जो भी खिलौने बनाने हैं, पॉट बनाने हैं, कुछ भी बनाया जाता है, तो हमारी क्या होती है? वो मृत्तिका कला के अंतर्गत आती है। चित्रकला समझेंगे। चित्रकला में क्या है? रंग रेखा की सहायता से जो चित्र बनाए जाते हैं, चित्रकला के अंतर्गत आ जाते हैं। चित्रकला कैसी होती है? हमारी द्विआयामी होती है। उत्कीर्ण कला, उत्कीर्ण कला या कह सकते हैं हम भास्कर्य कला, दोनों ही नाम आपको याद रखना है। उत्कीर्ण कला के नाम से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्कीर्ण कला या भास्कर्य कला, इसमें क्या है? प्रस्तर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है। जब आपने सिक्का देखा हो, जब हम 1 रुपए का सिक्का देखा हो, यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर पहले गेहूं बन के आता था, अब तो ठेंगा दिखता है, सॉरी वन अंगूठा दिखता है, और यहाँ पर जो उत्कीर्ण ऊपर की जो सतह पर उभरा हुआ हमें महसूस होता है, यही होता है हमारा उत्कीर्ण या भास्कर्य या रिलीफ। ठीक है, तो ये प्रस्तर, चट्टान तथा धातु काष्ठ के फलक पर उकेर कर कुछ रूपांकन किया जाता है, क्या कहलाता है? उत्कीर्ण कला कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आधुनिक, इसी से संबंधित है। आधुनिक कला में कला का वर्गीकरण क्या है? तो कितने प्रकार से हम कला का वर्गीकरण करेंगे, अब हम देखते हैं। तो कला का जो वर्गीकरण है, 18वीं शती में कला का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। किस प्रकार? 2 प्रकार से किया गया है। कौन कौन सी? एक तो उपयोगी कला है और सेकंड आ जाती है हमारी ललित कला। कितनी आती है? 2 आती हैं, एक उपयोगी और एक दूसरी ललित कला है। उपयोगी कला देखेंगे पहले। उपयोगी कला जो मानव के व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानव का जो व्यवहारिक जीवन है उससे संबंधित है। कौन सी कला कहलाएगी? उपयोगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बढ़ईगिरी करना, फर्नीचर का जो काम करते हैं उन्हें बढ़ई कहा जाता है, तो वो होगी बढ़ईगिरी करना। सोने के जो आभूषण तैयार करते हैं, सुनारगिरी करना। मिस्त्री जो भवन का निर्माण कर रहे हैं, मिस्त्रीगिरी हो गया। छपाई, रंगाई, चर्म कला। चर्म कला का मतलब होता है जैसे ऊंट की खाल पर चित्रण किया जाना, ठीक है, किसी भी तरीके के खाल पर चित्रण किया जाना, वो हमारी चर्म कला के अंतर्गत आ जाती है। काष्ठ कला, लकड़ी पर किया जाने वाला। पुस्तक कला, पुस्तक पर जो कला बनाई जाती है, या पोस्टर पे जो कला बनाई जाती है, ये सभी हमारी किसके अंतर्गत आ जाती है? उपयोगी कला के अंतर्गत आ जाती है। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है ललित कला। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, फिलहाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ललित कला जिसमें मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, अंदर के जो भाव है उनकी जो अभिव्यक्ति करके हम कोई भी चित्र बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, या हम व्यक्त करते हैं संगीत के माध्यम से, काव्य लिख कर या नाटक कर कर, तो ये हमारी किसके अंतर्गत आ जाती है? ललित कला के अंतर्गत आ जाती है। मनोभावों की अभिव्यक्ति, उपयोगी में जो हमें जरूरी काम है, जो उपयोगी है, उसके लिए जो हम कर रहे हैं, वो हमारी उपयोगी हो गई। और ललित कला में क्या है? अंतर के मनोभावों की जो अभिव्यक्ति कर रहे हैं वो है। सिर्फ 5 कलाएं हैं। कौन कौन सी? संगीत, काव्य, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। संगीत गाना गाया जाना, काव्य किसी भी तरीके की काव्य की रचना करना, चित्रकला चित्र बनाना, मूर्तिकला मूर्तियों का बनाना जो हमारी 3 डायमेंशनल हो जाती है, स्थापत्य ये भी हमारी 3 डायमेंशनल के अंतर्गत आती है, चित्रकला 2 आयामी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थापत्य जैसे भवन का निर्माण करना, ये सभी आ जाते हैं स्थापत्य के अंतर्गत। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है हीगल के माध्यम से, हीगल के अनुसार, इसका बहुत क्रम पूछा जाता है। हीगल के अनुसार क्या है ललित कला का जो क्रम है? तो सबसे पहले उन्होंने रखा है काव्य कला को, उच्च स्थान दिया है काव्य कला को। सेकंड नंबर पर उन्होंने संगीत कला को रखा, थर्ड नंबर पर चित्रकला को, और फोर्थ नंबर पर मूर्ति कला को, और लास्ट में उन्होंने 5वें नंबर पर रखा है किसे? वास्तुकला को। तो ये हमारे हैं इनके क्रम से आपको याद रखना है, और याद भी रखना है कितनी कलाएं बताई हैं इन्होंने? 5 बताई हैं। ललित कलाएं कितनी होती हैं? 5 होती है। हीगल के अनुसार भी 5 होती है और नॉर्मल भी 5 होती है। क्रम पूछा जाए तो याद रखना है काव्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, तो मतलब बस याद रखना है। ठीक है, आगे इसका उद्देश्य क्या है? कला तो हमने अब पढ़ लिया, इसका उद्देश्य क्या है? अब हम उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य है प्राचीन भारतीय ग्रंथों के जीवन के 4 प्रयोजन बताए गए हैं। कौन से? अर्थ है, काम है, धर्म है और मोक्ष है। हमसे पूछा जाता है एग्जाम में किस पर ज्यादा फोकस रहता है आर्ट का, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा काम पर देखा है। मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कराए हैं वो काम ज्यादा राइट आंसर माना गया है अभी तक का। चारों ही प्रयोजन होते हैं, अर्थ भी, काम भी, धर्म भी और मोक्ष भी। ठीक है, अतः कलाओं का उद्देश्य भी इन्हीं 4 साधनों की प्राप्ति माना जाता है। तो ये हमारा हो गया। आगे जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्र सूत्रम प्रकरण में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कलानम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम, अर्थात इसका अर्थ क्या आ रहा है? कला के द्वारा धर्म, काम, अर्थ तथा मोक्ष की प्राप्ति हेतु इसकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार भारत में कला के लिए कला ना होकर बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए कला साधन माना गया है। ठीक है, तो ये था हमारा कला का जो उद्देश्य। तो क्या उद्देश्य हमें समझ में आया? अर्थ, काम और धर्म और मोक्ष, इन चारों साधनों की प्राप्ति करना ही क्या कहलाता है? कला कहलाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताएं हैं इनकी धार्मिक कलाओं की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इनको अन्य देशों की कलाओं से अलग कर देती हैं। प्रमुख विशेषता निम्न है, कौन कौन सी हैं देखते हैं। धार्मिक भावना, धार्मिक भावना क्या? भारतीय चित्रकला जो कैसी है? धर्म प्रधान है। एग्जाम इसका फॉर्म हो चुका है क्वेश्चन। तो भारतीय चित्रकला कैसी है? धर्म प्रधान है। अजंता बाग की गुफाओं में धर्म प्रधान विषय देखने को हमें मिलते हैं। अजंता में देखा है हमने, बुद्ध प्रधान है, मतलब बुद्ध के चित्र ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो कैसी है? ये बुद्ध से रिलेटेड है, तो धर्म प्रधान हो गई। पहाड़ी तथा राजस्थानी शैली में कृष्ण के चित्र मिलते हैं, बहुत ज्यादा कृष्ण के चित्र देखने को मिलते हैं, तो ये भी हमारी धर्म प्रधान के अंतर्गत आ जाती है। मुगल शैली में अनेक संत और फकीरों का अंकन भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कैसी है ये भारतीय कला? धर्म प्रधान। तो धार्मिक प्रधानता इसमें देखने को मिलती है। अब आती है अंतः प्रकृति का अंकन। अंतः प्रकृति का अंकन क्या है? मनुष्य के स्वभाव या अंतःकरण को गहराई तथा पूर्णता से दिखाने का अत्यधिक महत्व है। अजंता के पद्म पाणी के चित्र में कुछ ही रेखाओं द्वारा गौतम बुद्ध की विचार मुद्रा का अंकन करना। देखिए अंतः प्रकृति का अंकन, जैसे इन्होंने बताया अभी, बुद्ध का जो विचार मुद्रा में बैठे हुए हैं वो हमें दिखाई दे रहा है कि अंतर ध्यान में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके जो अंतः प्रकृति का अंकन हम करते हैं, किसके माध्यम से? रेखा रंग के माध्यम से कर रहे हैं, वो हमारा इसके अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत? अंत प्रकृति के अंकन के अंतर्गत। आदर्शवादिता क्या है? आदर्शवादिता जो है राजा के आदर्श अंकन, बुद्ध का ज्ञान देने का रूप चित्रण, सत्य, शिव और सुंदर रूप को चित्रित करना। ये तीनों अलग अलग पॉइंट है। जैसे कि हमने देखा है मोस्टली दिखाया जाता है कि राजा दान कर रहे हैं, ठीक है, प्रजा को देख रेख कर रहे हैं, तो ये उनका एक आदर्श रूप दिखाया जाता है। तो ये आदर्शवादिता हो गई। बुद्ध जी उपदेश दे रहे हैं, वो आदर्श में आ गया। शिव की जो मूर्ति है वो देखिए वो किसको देती है? सत्यम, शिवम और सुंदरम का रूप प्रतीक माना जाता है। तो इस तरीके से ये आदर्शवादिता हो जाती है। क्वेश्चन आगे है जो फॉर्म होता है अलंकारिकता।
अलंकरण में क्या है, अलंकरण का आकर्षण आना, मतलब जो अजंता बाग की छतों पर चित्र हमें देखने को मिलते हैं उसमें अलंकरण देखने को मिलते हैं, हमने देखे होंगे। दीवारों पर जो चित्रित किए गए हैं वहां अलंकरण का फॉर्म किया गया है। अलंकरण क्या है, आकर्षण पैदा करता है, चीजों को और सुंदर बनाता है। कल्पना, कल्पना 12वीं शती के कांस्य निर्मित नटराज की मूर्ति मान सकते हैं इसमें हम, जैसे नटराज की मूर्ति का सृजन तथा विनाश, जीवन मरण का सजीव नृत्य उसमें दर्शाया गया है। रोंदा के अनुसार, रोंदा जो नटराज की मूर्ति थी इसकी रोंदा ने बहुत प्रशंसा की है, इन्होंने इन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में बताया, याद रखना है हमें, रोंदा ने किसने बताया था, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में रोंदा है। ठीक है, आगे है आकृति तथा मुद्राएं। आकृति तथा मुद्राओं में क्या है, ध्यान, उपदेश, क्षमा, भिक्षा, त्याग, तपस्या, वीरता, क्रोध, विरह, कांटा निकालने की पीड़ा, प्रतीक्षा, एकाकीपन आदि जो है ये आकृति की मुद्राएं हैं। किसी भी तरीके की कोई भी मुद्रा आप चित्र बनाते हैं तो वो हमारी क्या है, आकृति की मुद्राएं हैं। ठीक है, जैसे ध्यान में बनाना, कोई उपदेश दे रहा है, किसी को कोई क्षमा कर रहा है, भिक्षा दी जा रही है, तपस्या की जा रही है, वीरता का वर्णन किया जा रहा है, क्रोध आ रहा है, विरह कांटा निकालने की पीड़ा और प्रतीक्षा, एकाकीपन, बहुत सारे ऐसे चित्र हो सकते हैं। आगे है प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक क्या है, सांकेतिक होती है और एक होती है कलात्मक। सांकेतिक में जैसे स्वास्तिक, ये रहा, इस तरीके से फॉर्म होता है स्वास्तिक, सतिया कहते हैं हम लोग इसे। इसे सिंह, आसन, चक्र, मीन, श्रीलक्ष्मी, कलश, वृक्ष, दर्पण, पद्म पत्र आदि है। स्वास्तिक का जो है ये किससे है, ये सूर्य से विकसित हुआ है, याद रखना है हमें, स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है, सूर्य से विकसित हुआ है। प्रतीक इसका क्या है, 4 दिशाएं, 4 लोग, जो इसकी ये लाइनें हैं ना, ये बताई जा रही है, ये जो लाइनें हैं 1 2 3 4, तो ये लाइनें जो है 4 दिशाओं को प्रतीक करती हैं, 4 लोकों को प्रतीक करती हैं और 4 प्रकार की सृष्टि के सृजन का बताती हैं। और सृष्टिकर्ता के चतुर्मुख ब्रह्मा का भी ये प्रतीक माना जाता है। तो ये 4 हैं, 1 2 3 और 4। अगर हम इनको सबको भी मिला लेते, 6 बन जाती हैं। ठीक है, अगर इनकी टेढ़ी रेखाएं मिला ली जाए तो सूर्य की 6 रश्मियों का प्रतीक इसे माना जाता है। आगे देख लेते हैं, रेखा और रंग। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय चित्रकला कैसी है, रेखा रंग प्रधान है। कैसी है, रेखा और रंग प्रधान है। सामान्य पात्र में, पाश्चात्य कला में क्या कहा गया, व्यक्ति विशिष्ट का महत्व है। भारतीय कला में क्या है, सामान्य पात्र विधान है, जैसे कि राजा, रंक, देवता, साधु, सेवक, स्त्री, गंधर्व, शिशु, किशोर, युवक आदि का मेंशन है। आगे है कलाकारों के नाम। कलाकारों के नाम, हमारी जो भारतीय कला में बनाए गए चित्र थे उसमें कलाकारों के नाम मेंशन नहीं किए जाते, चित्र बना दिया जाता था, किसने बनाया है ये मेंशन नहीं किया जाता था। लेकिन जब से मुगल कला आई, मुगल कलाओं ने वहां पर मेंशन करना शुरू कर दिया, यहाँ पर अपने साइन करना शुरू कर दिया। नहीं तो जो आर्ट का पेजेस है उसके पीछे अपनी पूरी की पूरी कब बनाया गया है, संवत क्या है इसका, ठीक है, संवत क्या था, नाम किसने बनाया है ये, और किसके काल में बनाया गया, सारी चीजें इसमें मेंशन की जाने लगी। कब से, मुगल काल से मेंशन की जाने लगी। ये भी पूछा गया है कब से मेंशन की गई है, मुगल काल से। साहित्य पर आधारित चित्रों में काव्य में वर्णित साहित्य के अनुरूप ही चित्रों का निर्माण किया गया है। एग्जाम्पल जैसे केशव में रसिक प्रिया, बिहारी की सस्सई, मतीराम का रसराज, भानुदत्त की रसमंजरी, जयदेव का गीत गोविंद आदि है। तो ये साहित्य पर आधारित चित्र है। ठीक है, आगे अब आते हैं इसके स्रोत क्या है, कला के अध्ययन के स्रोत हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कि कैसे हमें पता है कि ये कला का इतना सब कुछ हो चुका है। तो ये हमें प्राप्त चलता है स्रोतों से। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त चलता है, जैसे हमें वेद में, पुराण में, उपनिषद में, रामायण में, महाभारत आदि इतने भी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, जैसे जैनों के हो गए, बौद्धों के हो गए, इन्होंने अपने ग्रंथों में कला का लिखा है, वर्णन किया है, तो वहां से हमें पढ़ के पता चलता है कला के बारे में। अब इसके ऐतिहासिक ग्रंथ कौन से है, जैसे राजा भोजकृत, इनके द्वारा सम्रांगण सूत्रधार है। वाणभट्ट कृत कादम्बरी तथा हरिश्चरित है, यहाँ पर भी हमें कला का देखने को मिलता है। आचार्य दंडीकृत जो दशकुमार चरित्र है उसमें भी कला का वर्णन किया गया है। और सोमेश्वर कृत अभिलिखितार्थ चिंतामणि मानसोल्लास, यहाँ पर भी हमें कला के काफी कुछ देखने को मिलता है। अभिलेखों के माध्यम से कला की जानकारी मिलती है। अभिलेख जो अध्ययन किया जाता है, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एपिग्राफी। पूछा जाता है एपिग्राफी क्या है, तो अभिलेखों की जब हम अध्ययन करते हैं तो एपिग्राफी कहलाता है। जैसे पुरालेख शास्त्र, हिंदी में कहा जाता है पुरालेख शास्त्र, और इसके बाद इसका जो दूसरा नाम है वो है एपिग्राफी। ठीक है, तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, मोहरों, प्रस्तर, खंभों, स्तूप, चट्टान, ताम्रपत्र आदि है। मंदिर की दीवार, ईंटों तथा मूर्तियों पर लिखा जाता था,
तो वहां से हमें जानकारी मिलती है कि इस युग में कितनी कला का विकास हो चुका था या किस किसने किया है। मोहरों तथा मुद्राओं पर देखने को मिलता है, जैसे मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से प्राप्त जो मोहरे हैं वहां पर हम देखते हैं पशुपति का अंकन है और साथ में ही पशुओं का बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। तो इस तरीके से मिलता है हमें वहां से कला किस तरीके से की जाती थी। मौर्य कला में समुद्रगुप्त की मुद्राएं बहुत अच्छी हैं, उन्होंने भी जो की थी फॉर्म, और मुगल बनवाई थी। और मुगल काल जहांगीर की मुद्राएं उन्नत शैली का परिचय देती हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि किस तरीके की धातु की ढलाई का या कला का कितना स्कोप रहा है और कितनी शानदार कला रही है। प्राचीन खंडर में क्या है, प्राचीन समय में ऐतिहासिक भवनों, धार्मिक स्मारकों, मंदिरों तथा मकानों की खुदाई के उपरांत या सफाई के उपरांत जो भी हमें चित्र मूर्तियां प्राप्त होती है, तो वहां से हमें पता चलता है इतने साल पुराने, कार्बन डेटिंग से हम निकालते हैं, पता चलता है हमें कितने साल पुराने ये चित्र या फिर ये मूर्तियां रही होंगी। ठीक है, आगे एग्जाम्पल जैसे कि बादामी गुफा, अजंता गुफा, मंदिरों में कलाकृतियों का ज्ञान यहाँ से हमें प्राप्त होता है। यात्रियों के द्वारा कैसे हमें प्राप्त होता है, जैसे चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त के काल में मैग्नेथीज आया था, उन्होंने भ्रमण किया, भ्रमण करने के बाद अपनी बुक में उन्होंने लिखा होगा। ठीक है, वहां से हमें प्राप्त मिलता है कि कैसी कैसी कला रही थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए थे, वाहयान आए हैं, उन्होंने भी भ्रमण किया और लिखा है। और 16वीं शती में तिब्बती इतिहासकार तारा लामानाथ आए, बहुत पूछा जाता है, ये आर्ट का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तारा लामानाथ का, तो इतिहासकार है तारा लामानाथ, याद रखना है। कब आए थे, 16वीं शती में आए थे। कब आए हैं, 16वीं शती में। ठीक है, 16वीं शती में आए हैं तारा लामानाथ। बुद्ध के स्थलों का इन्होंने भ्रमण किया और उसके बाद में अपने जो लेख लिखे उनमें इसका विस्तार से वर्णन किया है। आगे आ जाते हैं, आत्मकथाओं और राजाओं की जीवनी। आत्मकथाओं और राजाओं की जीवनी से भी हमें प्राप्त होता है कैसा कैसा था। जैसे बाबर ने वकायत बाबरी लिखी है, बाबर ने जो अपनी लिखी है उसे वकायत बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। जहांगीर ने तुझके जहांगीरी के नाम से जाना जाता है, जो फारसी भाषा में इसका अनुवाद है तुझके जहांगीरी। अकबर के समय में आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, यहाँ से भी हमें काफी कुछ देखने को मिल जाता है, जो चित्र बनाए हैं, तो वहां से हमें पता चलता है कि इस माध्यम से कैसी कला रही होगी। और हिमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और मैंने बहुत प्रयास किया है ताकि आपके कला संबंधी जितने भी प्रश्न हो सभी को मैं कवर करके आपको एक PDF में मेंशन कर सकूं। तो लगभग मैंने मेंशन किया है, तो ठीक है, एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन, धन्यवाद।